Hello everyone, welcome back to my channel. So today we are going to discuss a very important topic, that is pancreatitis. So पेनक्रियाटाइटिस की बात करूँ तो एज द नेम सजेस्ट पेनक्रियाज एंड टाइटिस मतलब कि इन्फ्लेमेशन ऑफ द पेनक्रियाज इज नोन एज पेनक्रियाटाइटिस. सो बिफोर प्रोसीडिंग कि ये पेनक्रियाटाइटिस कैसे होता है एंड इसकी वजह से क्या प्रॉब्लम होगी, क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस होंगे, कैसे इसको मैनेज करेंगे, कैसे इसको डायग्नोज करेंगे, है ना, क्या क्या आपको मेन साइंस देखने को मिलेगा, ये और सारी चीजें डिस्कस करने से पहले मैं आपको थोड़ा पेनक्रियाज के बारे में बताऊं कि एज यू ऑलरेडी अवेयर दैट जो पेनक्रियाज है हमारा, दिस पेनक्रियाज इज सिक्रेटिंग लाइक यहाँ पे हमारा एक्सोक्राइन ग्लैंड भी होते हैं और एंडोक्राइन ग्लैंड भी होते हैं, राइट. सो जो हमारा एक्सोक्राइन ग्लैंड होता है ना, द एक्सोक्राइन ग्लैंड जो हमारा है, एक्सोक्राइन ग्लैंड जो है वो हमारा डाइजेस्टिव एंजाइम्स बेसिकली रिलीज करते हैं, ठीक है ना. सो एक्सोक्राइन ग्लैंड जो बेसिकली कौन से एंजाइम रिलीज करते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स रिलीज करते हैं. किसके डाइजेशन के लिए? ऑफ कोर्स हम जो भी खाते हैं लाइक फैट हो गया, कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, प्रोटीन हो गए, राइट. सो डाइजेस्टिव एंजाइम्स रिलीज करते हैं. अगर हम इसके नाम की बात करें कि वो सारे कौन कौन से पेनक्रियाटिक डाइजेस्टिव एंजाइम्स है, सो दैट इज लाइक हमारा ट्रिप्सिनोजन हो गया, ट्रिप्सिनोजन रिलीज करता है ना, अमाइलेज हो गया, ठीक है, अमाइलेज हो गया, लाइपेज हो गया, है ना, फोस्फोलाइपेज A2 हो गया, फोस्फोलाइपेज A2 हो गया, ठीक है. और हमारा क्या बोलते हैं, इलास्टेज हो गया. ये सारे एंजाइम्स कौन रिलीज कर रहा है? हमारा पेनक्रियाज में एक्सोक्राइन ग्लैंड ये सारे एंजाइम्स रिलीज कर रहे हैं, राइट. काइमोट्रिप्सिन हो गया. सो ये सारे एंजाइम्स रिलीज करते हैं एंड दिस एंजाइम इज नोन एज एक्सोक्राइन ग्लैंड से हमारा डाइजेस्टिव एंजाइम्स रिलीज होता है. कहाँ से? एक्सोक्राइन से, हमारे पेनक्रियाज से, काइमोट्रिप्सिनोजन, ठीक है. सो ये हमारा एक्सोक्राइन है. वैसे ही हमने बताया कि एंडोक्राइन ग्लैंड भी है जो कि बेसिकली हार्मोन्स रिलीज करता है, दैट इज ग्लूकागोन एंड हमारा इंसुलिन, जो ऑलरेडी मैंने आपको एंडोक्राइन डिसऑर्डर में बता रखा है. सो हमारा जो एंडोक्राइन ग्लैंड जो है, दैट इज हमारा इंसुलिन और ग्लूकागोन रिलीज होता है, जो बेसिकली हमारा ब्लड और शुगर, जो ब्लड में जो शुगर है उसको मेंटेन करके रखता है, ठीक है ना. बट हम पेनक्रियाटाइटिस पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो हम बेसिकली डाइजेस्टिव एंजाइम्स के बारे में बात करेंगे. सो ये सारे एंजाइम्स जो रिलीज होता है ना हमारा पेनक्रियाज से, वो सारे इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं. कैसे होते हैं? इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं. एंड जैसे ही ये एंजाइम्स ना हमारे डुओडेनम में जाता है, जैसे हमने कुछ भी फूड खाया, फूड हमारा डुओडेनम में आएगा, डुओडेनम से हमारा कोलेसिस्टेकाइनिन हो गया और क्या बोलते हैं हमारा सेक्रेटिन हो गया, वो एंजाइम्स रिलीज होगा. वो एंजाइम्स इसको ट्रिगर करेंगे तो ये सारे एंजाइम्स रिलीज होंगे. ये सारे रिलीज होने के बाद कहाँ पे आएंगे? डुओडेनम के बाद पास आएंगे. ये सारे जो एंजाइम्स है ना, ट्रिप्सिनोजन, अमाइलेज वगैरह, हमारे कहाँ आएंगे? डुओडेनम में आएंगे. एंड डुओडेनम में ना ये बेसिकली ये एक्टिवेट होते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एंटीरोकाइनेज एंजाइम की वजह से, है ना. एंटीरोकाइनेज एंजाइम जो है बेसिकली हमारा ट्रिप्सिनोजन को एक्टिवेट करता है और ये जो ट्रिप्सिनोजन ट्रिप्सिन में कन्वर्ट होता है और ये बेसिकली सारे एंजाइम्स को एक्टिवेट कर देता है, ठीक है ना. सो मतलब कि पेनक्रियाज में रिलीज तो हुआ ये सारे एंजाइम, ट्रिप्सिनोजन, अमाइलेज, लाइपेज, ये सारे एंजाइम हमारे पेनक्रियाज में रिलीज हुआ, बट ये एक्टिवेट नहीं है. वहां पे वो इनएक्टिव फॉर्म में है, बिकॉज वहां पे फैट, कार्बोहाइड्रेट नहीं है तो उसका काम नहीं है कुछ, तो वहां पे जस्ट वो रिलीज हुआ. रिलीज होके वो डुओडेनम में जाएगा ना, वहां पे बेसिकली वो एक्टिवेट होगा और बेसिकली क्या करेगा, हमारा फैट हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गए, हमारे प्रोटीन हो गए, उसको डाइजेस्ट करेगा, राइट. बट इन पेनक्रियाटाइटिस में क्या हो रहा है? पेनक्रियाटाइटिस में ये जो एंजाइम्स है ना, ये पेनक्रियाज में ही क्या हो गए? पेनक्रियाज में ही ये एक्टिवेट हो गए. अब ये पेनक्रियाज में ही एक्टिवेट हो जाएंगे तो क्या करेंगे? इट विल लीड टू ऑटो डाइजेशन, मतलब कि ये प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट को लाइक डाइजेस्ट होने के बजाय ये किसको डाइजेस्ट करने लग जाएंगे? ये हमारे पेनक्रियाज को ही डाइजेस्ट करने लग जाएंगे, एंड जिसको बोलते हैं पेनक्रियाटाइटिस. आई बात समझ में? सो देखो, पेनक्रियाटाइटिस क्या है? इट इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ द पेनक्रियाज दैट इज कॉज्ड बाय वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रीमेच्योर एक्टिवेशन ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स. ये सारे एंजाइम्स कैसे है? प्रीमेच्योर है ना, मतलब बेसिकली जो पेनक्रियाज में है वो प्रीमेच्योर है, बट ये क्या हो गए? प्रीमेच्योर एक्टिवेशन हो गए हैं ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स इनसाइड द पेनक्रियाज. इनको एक्टिवेट नहीं होना था, डोडेनम में होना था, बट ये पेनक्रियाज में ही एक्टिवेट हो गए हैं एंड इट विल लीड टू ऑटो डाइजेशन. सो बेसिकली क्या होता है? देखो, बेसिकली क्या होता है कि कुछ भी ट्रिगरिंग फैक्टर्स हो, मतलब कि ये क्यों हुए, क्यों ये एक्टिवेट हो गए, ये जो एंजाइम्स है
ये जितने भी एंजाइम्स है हमारे जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स है वो प्री मैच्योर एक्टिवेशन क्यों हो गए? सो द रीजन इज कि कुछ भी हमारा लाइक कुछ भी ट्रिगरिंग फैक्टर्स की वजह से, जैसे कि लेट्स सपोज गॉल स्टोन है ना, कुछ भी गॉल स्टोन है ना, जैसे कि हमारा यहाँ पे देख दो, यहाँ पे गॉल स्टोन हो रखा है, कॉमन बाइल डक्ट में, गॉल ब्लैडर में, है ना, स्टोन हो रखा है, या फिर अल्कोहल 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 कंजम्पशन करते हैं, या फिर ट्रॉमा हो रखा है, या फिर कोई ड्रग्स लाइक स्टेरॉइड्स लॉन्ग टर्म से ले रहा है, या कोई इन्फेक्शन लाइक मम्स हो रखा है ना, हाइपरलिपिडेमिया, हाइपरकैल्सीमिया कंडीशन है, ठीक ना, या फिर ईआरसीपी प्रोसीजर हुआ है। ईआरसीपी क्या है? दैट इज द एंडोस्कोपिक एंडोस्कोपिक रेट्रोग्रेड 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 कोलेंजियो पेनकेटोग्राफी, मतलब कि बेसिकली जो हमारा पेनक्रियाटिक डक्ट हो गया है ना, और कॉमन बाइल डक्ट, ये सारे डक्ट को ना बेसिकली थ्रू एंडोस्कोप विजुअलाइज करते हैं, तो उसके बाद भी ये कॉम्प्लिकेशन में पेनक्रियाटाइटिस होने के चांसेस होता है, ठीक है ना। सो बिकॉज ऑफ दिस फैक्टर, बिकॉज ऑफ दिस ट्रिगरिंग फैक्टर्स, क्या होगा, ये ट्रिगरिंग फैक्टर की वजह से बेसिकली क्या है ना, ये पेनक्रियाज जो है ना, जो पेनक्रियाटिक जो डक्ट है ना, उसमें ब्लॉकेज हो सकता है। अब अगर ये ब्लॉक हो गया तो क्या होगा, ब्लॉक होने की वजह से जो एसिनार सेल है ना, उसको इंजरी हुई, और एसिनार सेल की इंजरी होने की वजह से द मेन जो कल्प्रिट है यहाँ पे क्या होगा, जो हमारा ट्रिप्सिनोजेन है ना, एसिनार सेल को इंजरी हुई जिसकी वजह से जो ट्रिप्सिनोजेन है ना, वो ट्रिप्सिन में कन्वर्ट हो जाएगा। ट्रिप्सिनोजेन मतलब इनएक्टिव फॉर्म में था, अब वो ट्रिप्सिन में कन्वर्ट हो गया, एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, और जैसे ही ट्रिप्सिनोजेन ट्रिप्सिन में कन्वर्ट होगा, ये क्या करेगा, ये अदर एंजाइम्स को एक्टिवेट कर देगा। अदर एंजाइम्स बोले तो अमाइलेज को हो गया, लाइपेज को, फोस्फोलाइपेज A2, इलास्टेज हो गया, काइमोट्रिप्सिन हो गया, ये सबको ये एक्टिवेट कर देगा। एंड जैसे ही इन सबको एक्टिवेट करेगा ना, तो क्या होगा, जैसे कि इलास्टेज, लेट्स सपोज इलास्टेज एक्टिवेट हो गया, तो ये क्या करेगा, ये ब्लड वेसल्स को क्या करेगा, डिस्ट्रॉय करने लग जाएगा, ब्लड वेसल्स के को डिस्ट्रॉय करने लग जाएगा, जिसकी वजह से हेमरेज होने लग जाएगा, ठीक है ना। और अगर फोस्फोलाइपेज A2 अगर एक्टिवेट हो गया तो क्या करेगा, ये सेल मेम्ब्रेन को डिस्ट्रॉय करने लग जाएगा, ठीक है ना। लाइपेज अगर एक्टिवेट हो जाएगा तो क्या होगा, ये फैट को डाइजेशन करता है ना, तो फैट नेक्रोसिस करने लग जाएगा, ठीक है ना। इस तरीके से जैसे कि अमाइलेज एक्टिवेट हो गया तो ये टिश्यू एडिमा करने लग जाएगा, ठीक है ना। सो ये सारे एंजाइम्स जैसे जैसे एक्टिवेट होंगे, ये अपना अपना काम करने लग जाएगा, ठीक है ना। और इसी को बोलते हैं, ये सारे फैक्टर्स को लाइक पेनक्रियाज में क्या होने लग जाएगा, इन्फ्लेमेशन होने लग जाएगा, एडिमा होने लग जाएगा, फैट नेक्रोसिस होने लग जाएगा, ब्लीडिंग होने लग जाएगा, क्योंकि ब्लड वेसल्स को भी डैमेज कर रहा है। सो दिस ऑल फैक्टर इज नोन एज ऑटो डाइजेशन। क्या बोलते हैं इसको, ऑटो डाइजेशन, मतलब कि पेनक्रियाज का डाइजेशन होने लगा, वहां पे इन्फ्लेमेशन होने लगा है, वहां पे नेक्रोसिस होने लगा है, वहां पे एडिमा होने लगा है, वहां पे ब्लीडिंग होने लगा है। सो दिस इज नोन एज ऑटो डाइजेशन। सो अगर मैं पेनक्रियाटाइटिस को सिंपल वे में डिफाइन करे तो हमने क्या बोला था, इट इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ द पेनक्रियाज, एज द नेम सजेस्ट पेनक्रियाटाइटिस, मतलब कि इन्फ्लेमेशन ऑफ द पेनक्रियाज क्यों हो रहा है, बिकॉज ऑफ द प्री मैच्योर एक्टिवेशन ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स। एंड वो कैसे एक्टिवेट हुए, मैंने आपको पूरा प्रोसेस बता दिया, इनसाइड द पेनक्रियाज के अंदर ही वो प्री मैच्योर एक्टिवेट हो गए हैं, एंड दैट विल लीड टू लाइक इन्फ्लेमेशन, एडिमा, नेक्रोसिस, ब्लीडिंग, दैट इज नोन एज ऑटो डाइजेशन। सो क्या हो रहा है यहाँ पे, द की वर्ड इज ऑटो डाइजेशन, मतलब कि पेनक्रियाज का क्या हो रहा है, ऑटो डाइजेशन हो रहा है, ठीक है। सो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। देन जो पेनक्रियाटाइटिस है ना, वो एक्यूट भी हो सकता है एंड क्रोनिक भी हो सकता है। सो अगर हम एक्यूट की बात करें, सो एक्यूट मतलब एज द नेम सजेस्ट एक्यूट, मतलब एकदम से होगा, है ना। सो एकदम से होगा तो क्या होगा, एकदम सडन मैसिव अमाउंट ऑफ, क्या होगा इसमें, सडन सडन मैसिव मैसिव अमाउंट ऑफ, ये जो हमारा एंजाइम्स है ना, डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो है एक्टिवेट हो जाएंगे। सडन मैसिव अमाउंट ऑफ जो एंजाइम एक्टिवेट हो जाएगा, तो आप खुद ही सोचो, एकदम से बहुत सारा एंजाइम्स एकदम मैसिव अमाउंट में क्या बोलते हैं, एक्टिवेट हो गए, तो क्या होगा, एकदम से वो पूरा का पूरा पेनक्रियाज को क्या करने लग जाएंगे, इन्फ्लेमेशन होने लग जाएगा, वहाँ पे ब्लीडिंग होने लग जाएगी, नेक्रोसिस होने लग जाएगी, वहाँ पे एडिमा होने लग जाएगी, ठीक है ना। एंड धीरे धीरे वो इतना ज्यादा होने लग जाएगा कि वो अगल बगल जो हमारे ऑर्गन्स है, अगल बगल जो टिश्यूज है, उसको भी वो अफेक्ट करने लग जाएंगे, ठीक है ना। सो बिकॉज ऑफ दैट जो हमारा एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस होता है ना, वो ज्यादा प्रॉब्लमेटिक होता है, वो इमरजेंसी कंडीशन होता है। क्यों इमरजेंसी कंडीशन होता है, बिकॉज इट विल लीड टू हाई रिस्क लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन, मतलब कि मोर्टेलिटी इंक्रीज कर देता है, जैसे कि हाइपोवोलेमिक शॉक करेगा, ठीक है ना, हाइपोवोलेमिक शॉक करेगा, ठीक है, फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंस करेगा, सेप्सिस करेगा,
ब्लीडिंग करेगा, मतलब कि बेसिकली क्या हो रहा है कि हाइपोवोलेमिक शॉक क्यों हो रहा है, क्योंकि बेसिकली वो इन्फ्लेमेशन हो रहा है, कैपिलरी परमेबिलिटी इंक्रीज हो गई है, तो जिसकी वजह से सारा फ्लूइड कहाँ शिफ्ट होने लग जाएगा, थर्ड स्पेस में, पेरिटोनियल रेट्रोपेरिटोनियल कैविटी में मतलब शिफ्ट होने लग जाएगा। तो जो हमारा सर्कुलेटरी फ्लूइड है, सर्कुलेटरी जो ब्लड वॉल्यूम है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, जिसकी वजह से आपको हाइपोवोलेमिक शॉक होगा। ठीक है, प्लस इसमें बहुत लाइक वॉमिटिंग, सीवियर वॉमिटिंग वगैरह देखने को मिलता है, उसकी वजह से भी आपको फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस होगा, आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। उसके अलावा सेप्सिस होगा, क्योंकि ऑफ कोर्स इन्फ्लेमेशन हो रहा है ना, इन्फ्लेमेशन हो रहा है तो सेप्सिस होगा, ठीक है। प्लस ब्लड वेसल्स को भी वो इंजर्ड कर रहा है, तो जिसकी वजह से ब्लीडिंग, हेमरेज होगा, ठीक है ना। सो ये सारे कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलते हैं, क्यों, बिकॉज ऑफ द रेज पेनक्रियाटिक एंजाइम्स इन द ब्लड एंड द यूरिन। एंड जो ये एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस है ना, ये माइल्ड हो सकता है, माइल्ड भी इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं होगा, माइल्ड से मॉडरेट हो सकता है एंड सीवियर हो सकता है। तो सीवियर में आपको ये सारे कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलेगा, लाइक सेप्सिस, शॉक, ARDS, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलेगा, जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। सो एक्यूट हो गया, बट क्रोनिक ना इतना सीवियर नहीं होता। क्रोनिक क्यों, क्योंकि वो धीरे धीरे होता है ना। सो प्रोलॉन्ग प्रोग्रेसिव डिस्ट्रक्शन ऑफ पेनक्रियास, धीरे धीरे पेनक्रियास का डिस्ट्रक्शन हो रहा है। सो धीरे धीरे डिस्ट्रक्शन हो रहा है, वैसे ही क्या हो रहा है, फाइब्रोसिस हो रहा है। तो यहाँ पे ब्लीडिंग नहीं हो रहा, वहाँ पे क्या हो रहा है, फाइब्रोसिस हो रहा है। सो पेनक्रियास के अंदर धीरे धीरे फाइब्रोज्ड हो रहा है, धीरे धीरे पेनक्रियास का क्या हो रहा है, ब्रेक डाउन हो रहा है, धीरे धीरे पेनक्रियास बेकार हो रहे हैं, ठीक है ना, धीरे धीरे पेनक्रियास का डिस्ट्रक्शन हो रहा है। सो ये धीरे धीरे हो रहा है, बट एक्यूट में एकदम से हो रहा है, क्योंकि एकदम से मैसिव अमाउंट में डाइजेस्टिव एंजाइम जो है वो रिलीज हुए हैं, एकदम से एक्टिवेट हो गए इस वजह से। सो आपको ये चीज समझ में आ गई है, और मैंने आपको ट्रिगरिंग फैक्टर्स बताया, दैट इज द इटियोलॉजी, मतलब कॉज। सो कॉज याद करने के आपके पास एक निमोनिक है, दैट इज आई गेट स्मैश्ड। सो आई मतलब कि इडियोपैथिक, बहुत बार पता भी नहीं होता रीजन क्यों है, सो बट हो जाता है पेनक्रियाटाइटिस, है ना। सो इडियोपैथिक रीजन इज अननोन। उसके अलावा जी मतलब कि गॉल स्टोन, ई मतलब इथेनॉल मतलब कि अल्कोहल। एंड जो गॉल स्टोन और जो अल्कोहल जो कंजम्पशन करते हैं, दिस टू इज अ वेरी मोस्ट कॉमन कॉज। सो अगर एग्जाम में पूछे कि मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ पेनक्रियाटाइटिस, सो दैट इज द गॉल स्टोन हो गया हमारा, और हमारा इथेनॉल हो गया। सो ये दो हमारे मोस्ट कॉमन कॉज है, ठीक है ना। ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लाइक यहाँ से कुछ से भी पूछ लेते हैं, लाइक एट द एंड में बताऊंगी कहाँ कहाँ से यहाँ पे MCQ पूछ सकते हैं। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप ध्यान से पढ़ो और बहुत इजीली आपको हर चीज समझ में आ जाएगा। पूरे टॉपिक पढ़ने के बाद एक पेज में अपना अपने वे में एक नोट्स बना लेना, जो बहुत इंपॉर्टेंट की चीज है ना वो लिख के, ठीक है। उसके अलावा ट्रॉमा हो गया, या फिर लॉन्ग टर्म से स्टेरॉइड्स ले रहे हैं, ठीक है। मम्स इन्फेक्शन की वजह से पेनक्रियाटाइटिस देखने को मिलता है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर भी होता है ये ना, स्कॉर्पियन स्नेक्स बाइट हो गया, है ना, हाइपरलिपिडीमिया, हाइपरकैल्सीमिया कंडीशन हो गया, है ना। और ERCP पोस्ट प्रोसीजर बताया मैंने, ERCP दैट इज द एंडोस्कोपिक रेट्रोग्रेड कोलेंजियो पेनक्रियाटोग्राफी, जिसमें हम पूरा लाइक कॉमन बाइल डक्ट जितना भी पेनक्रियाटिक डक्ट है उसको हम विजुअलाइज करते हैं थ्रू अ एंडोस्कोप, ठीक है ना। सो उसके पोस्ट प्रोसीजर भी क्या हो सकता है कि पेनक्रियाटिक डक्ट में ब्लॉकेज हो जाए। अगर पेनक्रियाटिक डक्ट में ब्लॉकेज होगा, सो अगेन द सेम प्रोसेस, ठीक है। उसके अलावा कुछ ड्रग्स होते हैं, जैसे कि एजाथायोप्यूरिन हो गया, है ना, सल्फोनामाइड्स हो गए, थाइजाइड हो गया, एस्ट्रोजेंस हो गया। सो ये कुछ ड्रग्स भी कॉज करते हैं, तो ये हमारा एटियोलॉजिकल फैक्टर है, ठीक है। सो हमने पढ़ लिया कि व्हाट इज पेनक्रियाटाइटिस, क्यों होता है ये, एंड इसकी वजह से क्या क्या प्रॉब्लम देखने को मिलेगा। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि जैसे ही किसी को लेट सपोज एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस है, सो ना पेन होगा। अब पेन कहाँ पे होगा, ऑफ कोर्स जहाँ पे पेनक्रियाज है, सो वहां पे एकदम से सीवियर एब्डोमिनल पेन होगा, बहुत तेज वाला पेन होगा। पेन को डिफाइन करना बहुत जरूरी है यहाँ पे कि सीवियर एब्डोमिनल पेन तो होगा, बट पेन का कैरेक्टरिस्टिक्स अगर हम बोले तो सडन ऑनसेट होगा, एकदम से पेन होगा, ठीक है, शार्प होगा, एकदम शार्प और सीवियर पेन होगा। एंड वो जो पेन है ना वो रेडिएट होगा बैक की तरफ, बैक की तरफ वो रेडिएट होगा, एंड इट इज रिड्यूस बाय द लीनिंग फॉरवर्ड। मतलब आप खुद ही सोचो कि सपोज आपके यहाँ पे पेन हो रहा है, पेन होता है तो आप ऐसे लाइक झुकते हो, उसको लाइक ऐसे होल्ड करके बेंड करते हो, तो क्या होता है, थोड़ा सा पेन आपको थोड़ा सा ऐसे रिलीफ मिलता है ना। सो पेन बहुत ज्यादा सीवियर होगा, बहुत सीवियर होगा, शार्प होगा, एंड वो बैक की तरफ रेडिएट करेगा। तो जो पेशेंट आएंगे ना, जो एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस वाला जो पेशेंट आता है ना, विथ लाइक ऐसे होल्ड करके ऐसे बेंड करके आता है, लाइक बहुत पेन में आता है। सो पेन बहुत ज्यादा सीवियर होता है, एंड ऑल्सो वहाँ पे ना आपको रिबाउंड टेंडरनेस देखने को मिलेगा। रिबाउंड टेंडरनेस मतलब क्या है कि जब आप उस एरिया को पैल्पेट करेंगे ना, पैल्पेट करके जैसे ही आप रिलीज करेंगे तो पेन और ज्यादा सीवियर होगा। सो दैट इज नोन एज रिबाउंड टेंडरनेस होगा, प्लस रिजिडिटी होगी वहाँ पे, क्योंकि पेनक्रियाटाइटिस हुआ ना, इन्फ्लेमेशन हुआ ना, सो रिजिडिटी भी देखने को मिलती है, ठीक है ना। उसके अलावा एब्डोमिनल
डिस्टेंशन हो सकता है ना, अगर एसाइटिस हो गई है, फ्लूइड मतलब कैपिलरी परमेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी क्योंकि इन्फ्लेमेशन हो रखा है, सो उसकी वजह से फ्लूइड जो है एसाइटिस मतलब कि पेरिटोनियल कैविटी में स्टोर होने लग जाएगा, तो एब्डोमिनल डिस्टेंशन भी देखने को मिल सकता है। उसके अलावा नोजिया वॉमिटिंग तो दिखता ही दिखता है, बहुत सीवियर नोजिया वॉमिटिंग होता है पेशेंट को, ठीक है। उसके अलावा फीवर होगा क्योंकि सेप्सिस होगा, है ना, इन्फ्लेमेशन हो रहा है, सेप्सिस हो रहा है, तो फीवर देखने को मिल सकता है। उसके अलावा जॉन्डिस भी कई बार देखने को मिलता है, अगर लेट सपोज जो पेनक्रियाज की जो स्वेलिंग इतनी ज्यादा है कि लेट सपोज ये कॉमन बाइल डक्ट को कंप्रेस कर दिया, है ना, ये जो हेड पार्ट है इतना ज्यादा स्वेल्ड हो गई है कि इसने कॉमन बाइल डक्ट को क्या कर दिया, सप्रेस कर दिया, कंप्रेस कर दिया। अगर ये कॉमन बाइल डक्ट को कंप्रेस कर देगा तो ऊपर से जो बाइल जूस आ रहा था वो आगे नहीं जा पाएगा डोडेनम में, है ना, ड्रेन नहीं हो पाएगा, तो जो बाइल जूस है वापस से कहाँ चला जाएगा, ब्लड में जाएगा, तो बाइल ब्लड में इंक्रीज होगा, तो जिसकी वजह से आपको क्या देखने को मिलेगा, जॉन्डिस देखने को मिलेगा, ठीक है ना। एंड अगर वही बाइल प्रॉपर लाइक अमोनिया में लाइक प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं हो रहा, प्रॉपर उसका एलिमिनेशन नहीं हो पा रहा है ना, सो अमोनिया अगर फॉर्म होने लग जाएगा, सो उसकी वजह से आपको मेंटल कंफ्यूजन भी देखने को मिलेगा, ठीक है ना। सो फीवर, जॉन्डिस, मेंटल कंफ्यूजन, ये सारे साइन देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। देन दिस 3 साइन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, दैट इज द इकाइमोसिस, मतलब ब्रूजिंग कलर आपको दिखेगा, कहाँ कहाँ पे दिखेगा आपको, अराउंड द अम्बिलिकस, जो अम्बिलिकस है ना उसके अराउंड आपको ब्रूजिंग कलर दिखेगा, दैट इज नोन एज कुलीन साइन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड, आपको फ्लैंक एरिया में आपको ब्रूजिंग दिखेगा, उसको बोलते हैं ग्रे टर्नर साइन, ठीक है ना। एंड थर्ड, आपको फॉक्स साइन देखने को मिलता है, मतलब कि जो अपर थाई है ना, अपर थाई में आपको ब्रूजिंग देखने को मिलेगा, उसको बोलते हैं फॉक्स साइन। सो ये तीनों साइन हमारे एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस में प्रेजेंट होते हैं। कुलीन साइन हो गया जो अराउंड द अम्बिलिकस होगा, ठीक है, ग्रे टर्नर साइन हो गया जो अराउंड द फ्लैंक एरिया में होगा, और फॉक्स साइन मतलब कि अपर एब्डोमेन, सॉरी अपर जो हमारा थाई है ना, थाई के आउटर पार्ट में होगा, अपर रीजन में, सो दैट इज द फॉक्स साइन। सो कुलीन साइन, टर्नर साइन और फॉक्स साइन, ये बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है फॉर एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस, एंड एग्जाम में बहुत लाइक बहुत टाइम कई दफा ये पूछे जाते हैं, ठीक है। उसके अलावा मैंने क्या बोला कि शॉक हो रहा है क्योंकि जो फ्लूइड का लीकेज हो रहा है इन द पेरिटोनियल रेट्रोपेरिटोनियल कैविटी में जाके स्टोर हो रहे हैं, सो जो सर्कुलेटरी वॉल्यूम है ना वो कम हो रहा है, सो सर्कुलेटरी वॉल्यूम कम हो रहा है, ब्लड सर्कुलेटरी वॉल्यूम कम हो रहा है, जिसकी वजह से शॉक देखने को मिलेगा, है ना, शॉक सिम्टम्स देखने को। तो शॉक में क्या होगा, ऑफ कोर्स स्किन जो है वो कोल्ड एंड क्लैमी होगी, ठीक है ना, हाइपोटेंशन होगा, टैकीकार्डिया होगा, है ना, साइनोसिस भी हो सकता है, प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं होगा तो साइनोसिस हो गया, कोल्ड क्लैमी स्किन हो गया, मतलब कि शॉक देखने को मिलेगा। उसके अलावा जब मैंने आपको एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम जो मैंने आपको पढ़ाया था, तो मैंने आपको बताया था कि लाइक एटियोलॉजी में, कॉजेज में, कि पेनक्रियाटाइटिस इज ऑल्सो द कॉज ऑफ ARDS, क्योंकि पेनक्रियाटाइटिस हो रहा है, इन्फ्लेमेशन हो रहा है, सेप्सिस हो रहा है, सो जो ये ट्रिप्सिन जो एंजाइम्स है ना, वो मतलब बेसिकली जो प्लूरल कैविटी है हमारा जो है ना, वहाँ पे भी कैपिलरी परमेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। अब वहाँ पे भी कैपिलरी परमेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, तो जो हमारा एल्वियोलाई है ना, और ये हमारे जो कैपिलरी है, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, फ्लूइड का शिफ्टिंग हो जाएगा, तो एल्वियोलाई में क्या हो जाएगा, फ्लूइड भर जाएगा, तो जिसकी वजह से ARDS देखने को मिलेगा, है ना। सो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस लाइक कि आपको टेकिकार्डिया, है ना, सॉरी टेकिपनिया हो गया, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो गया, साइनोसिस, सो ये सारा सिम्टम्स भी देखने को मिलेगा। तो लाइक ये पूरे 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 ऑर्गन्स को ही अफेक्ट करेंगे, है ना। पेनक्रियाटाइटिस अगर बहुत ज्यादा सीवियर हो गया तो लाइक आपको किडनी को भी इंजर होगा, क्योंकि शॉक हो रहा है तो ब्लड जो है प्रॉपर किडनी को नहीं मिल रहा है, तो हाइपोपरफ्यूजन हो रहा है किडनी में, तो एक्यूट किडनी इंजरी भी होगा, ठीक है ना। सो किडनी को भी अफेक्ट कर रहा है, ये हमारे लंग्स को भी अफेक्ट कर रहा है, अगल बगल ऑर्गन्स को भी अफेक्ट कर रहा है, सो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम देखने को मिलता है, ठीक है ना, जो कि हम कॉम्प्लिकेशन में डिस्कस करेंगे। सो ये साइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम डायग्नोस्टिक की बात करें तो बेसिकली हम सीरम एंड यूरिन अमाइलेज एंड लाइपेज चेक करते हैं। सो सीरम अमाइलेज एंड यूरिन अमाइलेज चेक करते हैं, जिसमें जैसे कि बेसिकली हमने क्या पढ़ा कि जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स है उसमें हमारा अमाइलेज भी आएगा, सो ये रिलीज होगा विद इन 6 to 12 आवर्स ऑफ ऑनसेट, रिमेन्स एलिवेटेड 3 to 5 डेज तक ये एलिवेटेड रहेगा, मतलब कि कितना एलिवेशन रहेगा, जो नॉर्मल से 3 टाइम्स ज्यादा एलिवेशन रहेगा, है ना। एंड इसकी जो सेंसिटिविटी है ना वो 72% है, बट जो सीरम लाइपेज है ना, सीरम लाइपेज मतलब ज्यादा मोर एक्यूरेट रिजल्ट बताएगा। सो सीरम लाइपेज इज मोर स्पेसिफिक देन अमाइलेज। सो सीरम अमाइलेज और सीरम लाइपेज दोनों ही चेक करते हैं, बट अगर आपसे पूछे कि मोस्ट लाइक सेंसिटिव लाइक मोर स्पेसिफिक
पेनक्रियाटाइटिस के लिए कौन है, देन लाइपेज। सीरम लाइपेज इज मोर स्पेसिफिक देन अमाइलेज, ठीक है ना। सो रिमेन एलिवेटेड फॉर लॉन्गर देन अमाइलेज, से भी लॉन्ग टाइम तक ये एलिवेटेड रहता है। सो हम सीरम अमाइलेज चेक करेंगे, सीरम अमाइलेज और सीरम लाइपेज चेक करेंगे। थर्ड हम सीवीसी चेक करेंगे, ऑफ कोर्स क्योंकि कंप्लीट ब्लड काउंट, क्योंकि इन्फेक्शन हो रखा है तो ऑफ कोर्स आपका सीबीसी जब आप करेंगे तो न्यूट्रोफिल्स एंड ऑल क्या होगी, इंक्रीज रहेगा। सीआरपी इंक्रीज रहेगा, सी रिएक्टिव प्रोटीन भी इंक्रीज हो जाएगा क्योंकि इन्फ्लेमेशन हो रहा है, ठीक है ना। उसके अलावा आपको ना हाइपोकैल्सीमिया देखने को मिलता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इन पेनक्रियाटाइटिस में ना आपको हाइपोकैल्सीमिया देखने को मिलता है। क्यों? द रीजन इज दैट कि मैंने क्या बताया कि जो लाइपेज है वो क्या करता है, फैट नेक्रोसिस करता है ना, फैट नेक्रोसिस कर रहा है ना, फैट का नेक्रोसिस हो रहा है। सो जिसकी वजह से क्या हो रहा है, जो फैटी एसिड्स है ना, फ्री फैटी एसिड्स रिलीज हो रहे हैं, फ्री फैटी एसिड्स रिलीज हो रहे हैं, ठीक है। एंड ये जो फ्री फैटी एसिड्स किसके साथ बाइंड करेगा, ये फ्री फैटी एसिड्स ना जो ब्लड में जो फ्री कैल्शियम है ना, फ्री कैल्शियम के साथ बाइंड कर लेगा। अभी जैसे ही फ्री कैल्शियम के साथ बाइंड करेगा तो उसको बोल देंगे हम कैल्शियम सॉल्ट बोल दो या फिर स्पोनिफिकेशन बोल दो। तो फ्री कैल्शियम के साथ इनने फ्री फैटी एसिड ने बाइंड कर लिया तो ऑफ कोर्स ब्लड में जो कैल्शियम लेवल है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सो ब्लड में फ्री कैल्शियम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। प्लस ऑल्सो इन पेनक्रियाटाइटिस में सीवियर वॉमिटिंग भी होता है। सो वॉमिटिंग भी हो रहा है तो उसके साथ भी कैल्शियम का लॉस हो रहा है, तो इसकी वजह से हाइपोकैल्सीमिया देखने को मिलता है, ठीक है। एंड उसके अलावा हाइपरग्लाइसीमिया भी देखने को मिलता है। हाइपरग्लाइसीमिया क्यों देखने को मिल रहा है, क्योंकि जो पेनक्रियाज है ना, आपको मैंने बताया पेनक्रियाज जो है वो एंडोक्राइन ग्लैंड है जो कि बेसिकली हमारा इंसुलिन और ग्लूकागोन रिलीज कर रहा है। बट पेनक्रियाज में क्या हो गया, इन्फ्लेमेशन हो गया है, पेनक्रियाज जो है नेक्रोज होने लगे हैं, मतलब पेनक्रियाज को डैमेज हो गया, पेनक्रियाज में डैमेज होने लगा है। तो अब पेनक्रियाज डैमेज होगा तो ऑफ कोर्स वो जो एंडोक्राइन जो हार्मोन रिलीज कर रहा था इंसुलिन, वो भी प्रॉपर रिलीज नहीं करेगा। अब वो जब इंसुलिन रिलीज नहीं करेगा तो क्या होगा, ब्लड में ग्लूकोज क्या होगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि इंसुलिन का काम ही क्या था, ब्लड में ग्लूकोज को कम करना। बट वो इंसुलिन रिलीज नहीं हो पा रहा है तो जिसकी वजह से आपको हाइपरग्लाइसीमिया देखने को मिलेगा, ठीक है। प्लस हम एबीजी भी करेंगे, क्यों, क्योंकि रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस भी तो हो रहा है। मैंने बताया ना कि एआरडीएस भी कॉज करता है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस भी होता है, तो हम एबीजी करेंगे पेशेंट का, ठीक है। उसके अलावा हम ऑफ कोर्स फॉर लाइक पेनक्रियाज को विजुअलाइज करने के लिए हम अल्ट्रासाउंड करेंगे, एक्सरे करेंगे, है ना। उसके ब्लड वेसल्स डक्ट्स वगैरह को देखने के लिए हम सीटी स्कैन एंड एमआरआई वगैरह से अच्छे से प्रॉपर विजुअलाइज करेंगे बेसिकली कहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है ना। सो ये सारे हमारे डायग्नोस्टिक प्रोसीजर्स है फॉर पेनक्रियाटाइटिस, ठीक है। सो हमने पढ़ लिया कि पेनक्रियाटाइटिस क्या होता है, क्यों होता है, ठीक है ना। उसकी वजह से क्या क्या लाइक प्रॉब्लम्स देखने को मिलेगा एंड हम उसको कैसे डायग्नोस करेंगे। देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि ये सब तो हमने देख लिया कि क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, बट इसको मैनेज कैसे करना है। ऑफ कोर्स मैनेज करना तो कितना इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि देखो कितनी ज्यादा प्रॉब्लम कर रहा है। सो मैनेजमेंट का जो हमारा क्राइटेरिया होगा ना, डेट इज कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम सिम्टम्स को रिलीव करेंगे, क्योंकि पेन हो रहा है, हमने पढ़ा ना, पेन हो रहा है पेशेंट को, बहुत गंदा वाला सीवियर वाला पेन हो रहा है। सो हम पेन को मैनेज करेंगे। सेकेंड थिंग, पेशेंट को नोजिया वॉमिटिंग सीवियर हो रहा है, सो उसको मैनेज करेंगे। पेशेंट को क्या बोलते हैं, कैल्शियम हाइपोकैल्सीमिया हो रहा है, सो उसको मैनेज करेंगे। सो ये सारा लाइक जो भी सिम्टम्स है उसको रिलीव करना है। प्लस अभी मैंने क्या बताया कि पेनक्रियाटाइटिस विल लीड टू कॉम्प्लिकेशन भी, सो कॉम्प्लिकेशन ना हो, सो कॉम्प्लिकेशन को भी प्रिवेंट करना। तो दो हमारा मेन मोटिव होगा, फर्स्ट कि सिम्टम्स को रिलीव करना है, सेकेंड की कॉम्प्लिकेशन को प्रिवेंट करना है, राइट। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जैसे ही पेशेंट एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस का पेशेंट आएगा तो हम उसको सबसे पहले एनपीओ रखेंगे। एनपीओ का मतलब है नील पर ओरल, मतलब कि हम मुंह से कुछ भी नहीं देंगे, पेशेंट को फास्ट पे रख देंगे, ऐसे समझो। पेशेंट को मुंह से कुछ नहीं देना है, क्यों, क्योंकि मैंने क्या बताया था कि लेट्स सपोज हम कुछ खाते हैं तो हमारे डुओडेनम में जाता है, जो भी हमने फूड खाया वो डुओडेनम में जाएगा। डुओडेनम से कोलेसिस्टेकाइनिन और हमारा क्या बोलते हैं सेक्रेटिन हार्मोन रिलीज होगा एंड वो बेसिकली क्या करेगा, पेनक्रियाज को स्टिमुलेट करेगा टू रिलीज दिस ऑल द डाइजेस्टिव एंजाइम्स लाइक लाइपेज, ट्रिप्सिनोजेन, काइमोट्रिप्सिन, अमाइलेज, ये सारे एंजाइम रिलीज करने के लिए ये स्टिमुलेट करेगा, ठीक है। तो अगर हम खाएंगे अगेन ये स्टिमुलेट करेगा, अगेन और एंजाइम रिलीज होगा और ऑटो डाइजेशन होगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम पेशेंट को बोलेंगे आपको कुछ नहीं खाना है, सो डेट हम कुछ स्टिमुलेटिंग फैक्टर ही नहीं देंगे तो जो पेनक्रियाज है वो एंजाइम्स रिलीज नहीं करेगा, तो पेनक्रियाज को हम रेस्ट में दे देंगे। बेसिकली हमारा मोटिव क्या होगा कि पेनक्रियाज को रेस्ट दे दो
आराम दे दो सो दैट वो प्रॉपर हील हो। जैसे कि आप भी बीमार होते हो तो आप रेस्ट लेते हो ना, मेडिकल लीव लेते हो सो दैट आप प्रॉपर हील हो जाए, प्रॉपर आप हेल्दी हो जाए, देन आप ज्वाइन करते हैं, राइट। सो उसी तरीके वही लाइक फैक्टर यहाँ पे भी हम अप्लाई करेंगे कि पेनक्रियाज को हम रेस्ट देंगे सो दैट वो प्रॉपर हील हो जाए, उसके बाद हम खाना पानी स्टार्ट करेंगे, राइट। सो हमने पेनक्रियाज को रेस्ट दे दिया सो दैट वो प्रॉपर हील हो, इसके लिए हमने पेशेंट को क्या रख दिया, एनपीओ रख दिया, ठीक है। एंड पेशेंट को ना वॉमिटिंग भी होता है, सो फॉर दैट हम क्या इंसर्ट करेंगे, हम एलजी ट्यूब इंसर्ट करेंगे, दैट इज द नेजो गैस्ट्रिक ट्यूब इंसर्ट करेंगे अगर वॉमिटिंग होगा तो, सो दैट उस ट्यूब से हम एस्पिरेट कर लेके और लाइक कंटिन्यूस एस्पिरेशन पे लगा के वो हो जाएगा, लाइक पेशेंट को बार बार ऐसे वॉमिटिंग नहीं करना पड़ेगा, राइट। सो एनपीओ रख दिया, एनजी ट्यूब इंसर्ट कर दिया इफ वॉमिटिंग। एंड थर्ड थिंग इज दैट कि ऑफ कोर्स आपने पेशेंट को एनपीओ रखा है, कुछ नहीं दे रहे हो तो कुछ नहीं दोगे तो वो तो बेचारा मर जाएगा ना, ऑलरेडी उसको इतना पेन हो रहा है, इतना वॉमिटिंग हो रहा है, एंड आप ऊपर से आप कुछ दे भी नहीं रहे हो तो उसकी तो डेथ ही हो जाएगी, राइट। सो इसलिए हम पेशेंट को क्या देते हैं, हम पेशेंट को आईवी फ्लूइड्स देते हैं, प्लस हम टोटल पेरेंटरल न्यूट्रिशन देते हैं। एंड आप बोलोगे ये क्या होता है, सो ये ऑलरेडी मैंने बहुत ही अच्छे से मैंने पढ़ा रखा है, आप मेरे फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग वाले प्लेलिस्ट में जाओ, उसमें मैंने आपको टीपीएन बहुत ही बढ़िया तरीके से पढ़ा रखा है, ईच एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू टीपीएन मैंने वहाँ पे डिस्कस कर रखा है। सो आप वो वाली जाके लेक्चर देख लेना, ठीक है ना। सो टीपीएन देते हैं, टोटल पेरेंटरल न्यूट्रिशन देते हैं, जहाँ से उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलता है, प्रॉपर कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन एंड ऑल मिलता है। टीपीएन कैसे देते हैं, हम आईवी के थ्रू देते हैं, ठीक है ना, मतलब मुंह से हमें कुछ नहीं देना है, जीआईटी सिस्टम में हमें कुछ डालना ही नहीं है, जो भी देंगे हम आईवी के थ्रू देंगे, इंट्रावेनस के थ्रू देंगे, ठीक है ना। सो हमने टीपीएन दे दिया, हमने आईवी फ्लूइड्स दे दिया। देन हमने क्या बोला था, पेशेंट को बहुत पेन होता है, सो बहुत पेन होता है, बिकॉज ऑफ दैट हम क्या देंगे, एनाल्जेसिक्स देंगे। सो एनाल्जेसिक्स में लाइक पैरासीटामोल वगैरह से पेशेंट का काम नहीं चलने वाला, क्योंकि पेन जो है वो बहुत सीवियर पेन है, ठीक है ना। सो हम क्या देंगे, ओपियोइड्स देंगे, लाइक फेंटानिल, पैथिडिन, ये सारा हम मेडिसिन देते हैं फॉर कंट्रोल फॉर पेन, कंट्रोलिंग ऑफ पेन के लिए हम ये सारा मेडिसिन देते हैं, ओके। बट मॉर्फिन इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चंस आता है कि मॉर्फिन ऑल्सो कम्स अंडर ओपियोइड्स, बट हम मॉर्फिन नहीं देते। मॉर्फिन जो है वो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है इन पेनक्रियाटाइटिस। द रीजन इज दैट कि जो मॉर्फिन है ना वो क्या करता है, जो हमारा स्फिंक्टर ऑफ ओडाई है ना उसको क्या करता है, स्पैज्म करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है। सो बेसिकली जो हमारा स्फिंक्टर ऑफ ओडाई है वो क्या करता है ना, जो हमारा पेनक्रियाटिक से जो भी एंजाइम्स रिलीज हुए, जो भी एंजाइम्स यहाँ से रिलीज हो रहे हैं ना, जो भी यहाँ से एंजाइम्स रिलीज हो रहे हैं, हमारा बाइल डक्ट से जो एंजाइम्स आ रहा है वो सारा कहाँ जाएगा, डुओडेनम में जाएगा। सो डुओडेनम में जाएगा, यहाँ पे एक वेल्व होता है, एक गेट होता है, एक डोर होता है, जो बेसिकली कंट्रोल करता है इसके फ्लो का, पेनक्रियाटिक एंजाइम की फ्लो का, बाइल से जो भी फ्लो आ रहा है उसको कंट्रोल करता है, ओपन एंड क्लोज करता है। सो वो कौन करता है, वो करता है स्फिंक्टर ऑफ ओडाई। सो स्फिंक्टर ऑफ ओडाई क्या है, मस्कुलर काइंड ऑफ वहाँ पे वेल्व है जो कि बेसिकली कंट्रोल करता है। तो हम मॉर्फिन देंगे, मॉर्फिन देंगे, वो क्या करेगा, स्फिंक्टर ऑफ ओडाई को और स्पैज्म कर देगा, कॉन्ट्रैक्ट कर देगा। सो ऑलरेडी अंदर एंजाइम्स थे, पेनक्रियाटिक एंजाइम्स ऑलरेडी अंदर थे, वो क्या कर रहे थे, ऑटो डाइजेशन, और जो थोड़ा बहुत फ्लो हो रहा था, आगे बढ़ रहा था, आपने क्या कर दिया, उस गेट को भी क्लोज कर दिया। वो गेट भी प्रॉपर ओपन नहीं हो रहा है, वो गेट भी प्रॉपर ओपन नहीं हो रहा है, तो वो एंजाइम्स सारे कहाँ रहेंगे, पेनक्रियाज के अंदर ही रहेंगे, वो और ऑटो डाइजेशन करेंगे, और पेनक्रियाटिक एंजाइम, जो पेनक्रियाटिक एंजाइम और इंक्रीज हो जाएंगे, ऑटो डाइजेशन करेगा, और इन्फ्लेमेशन करेगा, और नेक्रोसिस करेगा, मतलब कि और ज्यादा डैमेज करेगा पेनक्रियाज को। इसलिए हम मॉर्फिन नहीं देते हैं फॉर पेनक्रियाटाइटिस वाले पेशेंट को, हम मॉर्फिन नहीं देते हैं। क्यों, क्योंकि वो सिंपल बोले तो स्फिंक्टर ऑफ ओडाई को वो स्पैज्म करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, सिंपल, ठीक है। उसके अलावा हम एंटी एमेटिक्स देंगे, क्यों, क्योंकि वॉमिटिंग भी हो रहा है, सो हम एंटी एमेटिक्स देंगे, ठीक है। उसके अलावा हम एंटी एसिड्स, प्रोटोन पंप इनिबिटर जैसे कि हमारा पेंटाप्रोजोल, ओमिप्राजोल, रेस्मेप्रोजोल हो गया, H2 ब्लॉकर जैसे कि रेनिटिडीन, फॉर्मिटिडीन, ये सारे ड्रग्स भी देते हैं, ठीक है ना। उसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है, डेट इज द पेनक्रियाटिक सिक्रीशन इनहिबिटर, जो पेनक्रियाटिक में, पेनक्रियाज में जो एंजाइम्स रिलीज हो रहे थे उसके सिक्रीशन को इनहिबिट करने के लिए हम एंजाइम्स देते हैं, डेट इज द सोमैटोस्टेटिन और ऑक्टीरियोटाइड, है ना, ये इनहिबिट करेगा, इनहिबिट करेगा तो पेनक्रियाटिक जो एंजाइम्स है वो कम रिलीज होंगे, कम रिलीज होंगे तो थोड़ा लाइक अच्छे से हील होगा, ठीक है। प्लस अगर बहुत पेशेंट सीवियर है, पेशेंट को बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन हो गया है, पेशेंट शॉक में है, पेशेंट को रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो रखा है, पेशेंट को एक्यूट किडनी इंजरी हो रखी है, तो हम पेशेंट को आईसीयू में एडमिशन करेंगे। एंटीबायोटिक्स भी दे सकते हैं, अगर पेशेंट में सेप्सिस डेवलप हो गया तो हम एंटीबायोटिक्स देंगे, ठीक है ना। अगर गॉल स्टोन, मैंने क्या बताया,
कि गॉल स्टोन प्लस अल्कोहल इज द मोस्ट कॉमन कॉज फॉर पेनक्रियाटाइटिस। तो अगर गॉल स्टोन की वजह से है तो ऑफ कोर्स हम उस स्टोन को क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। ठीक है। सो उसके लिए हम ERCP दैट इज द एंटेरोग्रेड एंडोस्कोपिक रेट्रोग्रेड कोलेंजियोपेनक्रियाटोग्राफी करेंगे और कोलेसिस्टेक्टोमी करेंगे। ठीक है ना। सो दैट बेसिकली उसकी वजह से ब्लॉकेज था तो वो मेन कॉज ही हटा देंगे तो ब्लॉकेज रिलीफ होगा। ठीक है। उसके अलावा हम हाइपोकैल्सीमिया के लिए हमें ऑब्जर्व करने हैं। आप सबको पता है कि हाइपोकैल्सीमिया का दो बहुत इंपॉर्टेंट साइन है, दैट इज द ट्रोसियो साइन, जिसमें कार्पोपेडल स्पैज्म होता है। अगर आप बीपी जो कफ को इन्फ्लेट करेंगे, है ना, इन्फ्लेट करके आप जब वेट करेंगे 2 to 3 मिनट तक, तो क्या होगा, कार्पोपेडल स्पैज्म होगा, दैट इज द ट्रोसियो साइन। एंड दूसरा हमारा होता है चिवोस्टिक साइन, जिसमें अगर आप फेशियल नर्व के पास आप टैप करेंगे तो फेशियल ट्विचिंग होगी। सो ये दो साइन के लिए आपको ऑब्जर्व करने हैं। ठीक है ना। एंड उसके बाद क्रोनिक पेनक्रियाटाइटिस, लाइक हमारा एक सर्जिकल, अगर ये सारा करने के बाद भी पेशेंट को रिलीफ नहीं मिल रहा है तो ऑफ कोर्स लास्ट मैनेजमेंट हमारा क्या होता है, सर्जिकल मैनेजमेंट होता है। सो सर्जिकल मैनेजमेंट में हम क्या करेंगे, पेनक्रिएटो जेजुनोस्टोमी करेंगे, मतलब कि जो पेनक्रियाज के जो डक्ट है ना उसको जेजुनम से कनेक्ट कर देंगे सो दैट प्रॉपर जो एंजाइम्स का फ्लो हो सके। ठीक है ना। सो पेनक्रिएटो जेजुनोस्टोमी करेंगे, क्योंकि बेसिकली ब्लॉकेज की वजह से ही सारा प्रॉब्लम अराइज हुआ था। तो हम पेनक्रियाज के जो ब्लॉकेज था उसको हम सीधा हमने जेजुनम से कनेक्ट कर दिया सो दैट प्रॉपर फ्लो हो जाए। ठीक है ना। सो ये सारे हमारे एक मैनेजमेंट था फॉर पेनक्रियाटाइटिस। अगर हम बात करें कि क्या क्या कॉम्प्लिकेशन होता है, तो पेनक्रियाटिक सीडोसाइट, ऑलरेडी मैंने बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन डिस्कस कर लिया है। कुछ जैसे कि पेनक्रियाटिक सीरोसिस्ट, मतलब कि सिस्ट डेवलप हो जाएगा, मतलब कि कलेक्शन ऑफ फ्लूइड, कलेक्शन ऑफ पेनक्रियाटिक एंजाइम्स, है ना। सो दैट इज नोन एज पेनक्रियाटिक सीरोसिस्ट डेवलप होगा। पेनक्रियाटिक नेक्रोसिस होने लग जाएगा, ऑफ कोर्स ये सारे एंजाइम्स की वजह से। ठीक है ना। एब्सिस फॉर्म हो सकता है वहां पे। ठीक है ना। असाइटिस हो सकता है, वो सारा फ्लूइड जो है पेरिटोनियल रेट्रोपेरिटोनियल कैविटी में स्टोर होने लगेगा तो असाइटिस हो सकता है। एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम हो सकता है। ठीक है ना। शॉक हो सकता है, एंड शॉक की वजह से एक्यूट किडनी इंजरी हो सकती है। ठीक है ना। उसके अलावा पेनक्रियाटिक एंजाइम्स जो एलिवेट होंगे उसकी वजह से आपको डिसेमिनेटेड इंट्रावास्कुलर कॉम्प्लिकेशन, कोएगुलोपैथी देखने को मिल सकता है, मतलब कि जो क्लोटिंग फैक्टर है ना उसको भी वो एक्टिवेट कर देंगे, जिसकी वजह से आपको डिसेमिनेटेड इंट्रावास्कुलर कोएगुलोपैथी देखने को मिलेगा। प्लूरल इफ्यूजन हो गया। सो ये सारे कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल सकते हैं इन पेनक्रियाटाइटिस। ठीक है। सो आई होप आपको ये चीजें समझ में आ गई होगी, पेनक्रियाटाइटिस क्या है, क्यों होता है, क्या क्या प्रॉब्लम देखने को मिलता है, कैसे डायग्नोस करना है, कैसे मैनेज करना है, एंड क्या क्या कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलता है। ठीक है। सो that's all about today, and also I have started a mini mock test। मतलब मिनी मॉक टेस्ट में क्या है कि बेसिकली वीकली में 2 बार या फिर 1 बार मैं क्या करूंगी कि 10 to 20 क्वेश्चंस करवाऊंगी, सो दैट आपको एक वे ऑफ आइडिया मिले कि किस तरीके से हमें क्वेश्चंस को अप्रोच करना है। एंड वो जो जो भी मैं MCQ करवाऊंगी ना वो फुल्ली लाइक सिनेरियो बेस्ड होगा, प्रायोरिटी बेस्ड होगा, केस बेस्ड होगा, तो आपको थोड़ा एक आइडिया भी मिलेगा कि इस तरीके का MCQ हमारे नॉसेट में आता है, तो आपको थोड़ी सी तैयारी भी होगी। ठीक है। सो आप प्लीज वो MCQ जरूर करना, ज्यादा नहीं होगा, 20 to 30 मिनट्स का ही लेक्चर होगा, जिसमें मैं 10 to 20 मैक्स क्वेश्चंस करवाऊंगी। ठीक है ना, वीकली और बाई वीकली। सो ये होगा। ओके। सो दैट्स